नमस्कार जी। आज हम सब लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि केमिकल बहुत हो गया और जिस हिसाब से हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत लंबे टाइम तक ये मामला नहीं चलने वाला। तो मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है कि हम थोड़ा नेचुरल फार्मिंग कह दो, जैविक खेती कह दो, उसकी तरफ कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने फिर ये फील किया कि नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती, कम खर्चे की खेती यदि हम लोग करें तो उसका हमारे पास कोई क्लियर कट बहुत अच्छा रोड मैप नहीं है और हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। तो मैं पिछले कुछ दिनों में इस विषय पे पढ़ाई कर रहा हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम जितने भी बायो एजेंट है जो जैविक खेती में या जो प्राकृतिक खेती कह दें या कुछ भी नाम दे दें, जिसमें कम खर्चे की खेती कह दो या जो कम जहर की खेती कह दो, जहर मुक्त खेती कह दो, ऐसी खेती कह दो जो हमें हमारी आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ ज़मीन हम दे सकें और हम भी स्वस्थ खाना खा सकें। उस खेती की तरफ बढ़ने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें जो बायो एजेंट हैं उनका हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस विषय को मैं गहनता से पढ़ रहा हूँ। मैंने ये पाया है कि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने भी एक थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की सोची कि एक्चुअली शॉर्टकट नहीं, मैं जैसे अभी मैं आप लोगों से ट्राइकोडर्मा पे बात करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं ये इतनी साइंटिफिक बात है ये किसान को बताऊं, तो क्या कोई ऐसा वीडियो है। तो मैंने देखने की कोशिश की और मैं बता दूं आपको कि मुझे एक सिंगल वीडियो नहीं मिला जिसमें ट्राइकोडर्मा के बारे में ठीक से बताया गया हो। तब मैंने खूब आप लोगों के लिए पढ़ाई की है, कई सारे पेपर अभी तक जो इस पे काम हुआ वो पढ़े हैं, बहुत सारे पेपर पढ़े हैं और मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए और मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि एक षड्यंत्र के तहत किसान से और आम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मतलब हाइड की गई। और देखिए, जब मैं ट्राइकोडर्मा की बात कर रहा हूँ तो ट्राइकोडर्मा तो इस कुदरत के दिए हुए जो तोहफा अपने को जो सूक्ष्म जीवों के रूप में, उसका सिर्फ एक छोटा सा एक जीव है जिसके बारे में हम बात करेंगे। खैर, बात स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्राइकोडर्मा की इम्पोर्टेंस और इसके मतलब क्या इसका उपयोग है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि क्या चीज़ है वास्तव में ट्राइकोडर्मा। तो इसके बारे में बात करूँगा और मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं इसके बिहाफ पे जो बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ के मैंने बनाए हैं और उनको इसको मैं देखते हुए मैं आपसे बात करूँगा ताकि कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए आप लोगों से। खैर, पौधों में फसल पैदा करने में जितने भी अड़चने हैं, चाहे वो फंगस की हो, बैक्टीरिया की हो, चाहे वायरस की हो, निमेटोड की हो, खरपतवारों की हो या कीड़ों की हो, उनसे हमें 30 से 40% तक नुकसान होता है और उसमें सबसे एक मेजर उसमें रोल फंगस का भी उसमें रहता है। और कहते हैं कि मोर देन 10,000 ऐसी स्पीसीज़ है फंगस की जिनकी वजह से रोग होते हैं। और इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड, और जिनमें है फंजीसाइड। मुख्यतः रोगों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और फंजीसाइड एज ए रसायन के तो रूप में नहीं, हम अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि वो हमारी जेब पे भारी पड़ रहे हैं। खेती की क्या लागत हो रही है आपको पता है। वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। जो ये आपको इकोसिस्टम दिख रहा है इसके लिए ठीक नहीं है। और बहुत ज़्यादा फंजीसाइड यूज़ करने की वजह से जो रोग पैदा करने वाली फंगस थी उन्होंने अपना जेनेटिक मैनिपुलेशन कर लिया है, यानी कि फंजीसाइड से उन फंगस में रेजिस्टेंस आ गई है। जेनेटिक मैनिपुलेशन आप ऐसे समझे कि जैसे कोरोना अलग अलग अपना वेरिएंट चेंज कर रहा था, वैसे ही आपकी ज़मीन में जो रोग पैदा करने वाली फंगस है वो अपना अलग अलग रूप में जा रही है। और जो हम फंजीसाइड स्प्रे करते हैं पहले जो उनसे रेजिस्टेंस आ रही है, इसलिए कि जो पुराने मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और सबसे बुरा ये बात है कि हम जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से
हमारी सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल जो अपने लिए माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर क्या असर हो रहा होगा। तो इन सब तमाम समस्याओं का जवाब है ट्राइकोडर्मा में। और ट्राइकोडर्मा में क्यों है इस चीज़ का जवाब, क्योंकि अभी तक जो बायो कंट्रोल फंगल बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं उनमें से 90% ट्राइकोडर्मा से बनते हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि ये लगभग 225 साल पहले इसकी डिस्कवरी हुई 1794 में, और ये जो सड़ा उगला कार्बनिक पदार्थ जो ज़मीन में है उससे इसको निकाला गया। ये आपके खेत में भी है ट्राइकोडर्मा, ऐसा नहीं आपको बाहर से ला के डालना है, ये आपके खेत में भी है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, मोर देन 60% यानी कि 60% से ज़्यादा जो बायो फंजीसाइड जो तैयार किए जाते हैं वो ट्राइकोडर्मा से तैयार किए जाते हैं। और इंडिया में फ़िलहाल ट्राइकोडर्मा से तैयार किए हुए जो प्रोडक्ट हैं वो 250 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। और वो उस चीज़ के हैं जो हमारे खेत में अवेलेबल है, हमें सस्ते में अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ें बना के हमें कौन दे रहा है, प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। और ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के अलावा प्राइवेट के लोग बहुत ज़्यादा इसको एडवोकेट भी नहीं करते, इतनी ये काम की चीज़ होते हुए भी। उसका रीज़न ये है कि उनके उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि ये तो सरकारी संस्थाएं बना रही हैं, 100 रुपये में 150 रुपये किलो में दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ठीक से कोई बताएगा नहीं। और ज़्यादातर ये चीज़ पूरा सिस्टम कैप्चर कर रखा है प्राइवेट ने, मार्केटिंग, और उसमें वो लोग होशियार होते हैं। खैर एनीवे, ट्राइकोडर्मा बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस चीज़ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो 60% से ज़्यादा जो बायोफंजीसाइड है वो ट्राइकोडर्मा से बनते हैं। और 250 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं अभी भी इंडिया के मार्केट में जो ट्राइकोडर्मा से निकलते हैं। ट्राइकोडर्मा की हम 2 स्पीसीज सुनते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। यही नहीं, ट्राइकोडर्मा की 70-75 स्पीसीज हैं, स्ट्रेन हैं जिन पे काम होता है, और वो पौधों के लिए यूजफुल है। हम इस वीडियो के अंदर ट्राइकोडर्मा का 2 पहलुओं पे बात करेंगे। एक तो ट्राइकोडर्मा कैसे हमारे पौधे को सहारा देता है, कैसे हमारे फसल का उत्पादन बढ़ाता है, और दूसरा हमारे जो रोग पैदा करने वाले फंगस हैं उनको ये किस तरीके से कंट्रोल करता है। इन दोनों पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन जाननी बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ट्राइकोडर्मा का पौधे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में देखेंगे। जब ट्राइकोडर्मा एक्चुअली क्या होता है, पौधा, नेचर ने पौधे को कुदरती तौर पे सब कुछ दिया है। जब पौधा आपका होता है तो पौधा कुछ ऐसे एक्सुडेट्स निकालता है जो ट्राइकोडर्मा यदि आपकी ज़मीन में है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और ट्राइकोडर्मा पौधे की तरह आकर्षित होता है। और फिर जो ट्राइकोडर्मा की फंगस है वो पौधे की साथ में अटैच होती है, पौधे के साथ, ये जैसे जड़ है उसके साथ अटैच होती है, और उसके अंदर पेनिट्रेशन करके उसमें कॉलोनाइजेशन करती है, और पौधे की जड़ के जो राइजोस्फीयर यानी पौधे का जो जड़ वाला भाग है, यानी जहाँ जड़ वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत तेज़ी से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लिकेशन करता है पौधे के साथ में, और उसके बदले में पौधे से क्या लेता है, मिठास, सुक्रोज लेता है। पौधे के पास सुक्रोज बहुत होता है, पौधे से सुक्रोज लेता है, और पौधे को इसके बदले में ट्राइकोडर्मा क्या देता है, पौधे की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों चेंज करता है। यानी कि पौधे ट्राइकोडर्मा के साथ, यदि ट्राइकोडर्मा आपकी ज़मीन में है और उसने पौधे की जड़ के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया है, तो वो पौधे की मॉर्फोलॉजी, जिसमें पौधे की जड़ बढ़ाएगा, पौधे की पत्तियों की साइज बढ़ाएगा, आपके पौधे की हाइट बढ़ाएगा, उसका बायोमास बढ़ाएगा, उसमें टीलरिंग ज़्यादा होगी, उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, और उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। और इसके अलावा यदि फिजियोलॉजी की बात करें तो ट्राइकोडर्मा का यदि आपकी जड़ के साथ में एसोसिएशन है तो आपके पौधा फोटोसिंथेसिस, जो कि मतलब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वो ज़्यादा होगा, लीफ की कंडक्टेंस बढ़ेगी, गैसों का ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और पौधा बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन कर पाएगा। और यदि पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट के वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, पौधा का बेहतर तरीके से पानी को पौधा अब्जॉर्ब कर पाएगा। और जहाँ तक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो ट्राइकोडर्मा कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज करता है, जैसे कि क्यूमेरिक एसिड होता है, ग्लूकोनोरिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो ये जो एसिड रिलीज करता है ट्राइकोडर्मा की फंगस, तो उसकी वजह से पीएच वहाँ का कम हो जाता है जड़ के आसपास का,
और पीएच कम हो जाता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे फास्फोरस अवेलेबिलिटी आराम से पौधे को हो जाती है यदि कम पीएच है। तो हमारी ज़मीनों का पीएच कितना है, लगभग 8 के आसपास। और ट्राइकोडर्मा आपका एसिडिक ये कंपाउंड रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से उसका पीएच कम होने से फास्फोरस न्यूट्रल पीएच पे फास्फोरस बहुत अच्छा अवेलेबल होता है। स्पेशली 6.5 के आसपास पीएच होता है तो फास्फोरस बहुत मिलता है। स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी सॉइल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल्स में नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल्स के अंदर नहीं है, उसकी वजह से हमारे भोजन में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है और इसलिए हमारे तमाम तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। तो यदि ट्राइकोडर्मा की फंगस उसका पीएच कम करेगा जड़ के आसपास का, तो पीएच कम करेगा तो वो फेरस है, आपका जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये पौधे को वैसे ही अवेलेबल होने लग जाएंगे। इसको आप देख भी सकते हो, जैसे कि मतलब आपके जो पौधे के आसपास यदि पीएच मीटर लगा के, पौधे की जड़ के आसपास आप पीएच मीटर लगा के देखेंगे तो उसका पीएच कुछ कम मिलेगा पीएच। और जबकि जहाँ ऐसी जगह जहाँ हमने फसल के अवशेष जलाए हैं या ऐसी जगह जहाँ ट्राइकोडर्मा या ऐसी जो हमारी मित्र फफूंद नहीं है, तो वहाँ आप पीएच देखोगे तो एक ही खेत में वहाँ का पीएच आपको ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स ट्राइकोडर्मा और ये जो रूट के साथ मिलके वहाँ उस एरिया का पीएच कम, भले ही आपके खेत का पीएच ज़्यादा है, लेकिन आपने यदि उसमें ठीक से ट्राइकोडर्मा को कल्टिवेट कर दिया है उस खेत के अंदर, तो वहाँ आपका पीएच बड़ा बैलेंस रहेगा, स्पेशली जड़ तंत्र के आसपास। और वही चाहिए, जड़ जो राइजोस्फीयर है उसके अंदर यदि पीएच आपका ठीक है तो प्लांट को ज़्यादातर न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबल हो जाएंगे। पौधे को जो भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस किससे हो सकता है, बहुत ज़्यादा तापमान से हो सकता है, बहुत कम तापमान से हो सकता है, जैसा कि हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि फ्रोस्ट की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। और आपके ज़्यादा नमक की सैलिनिटी स्ट्रेस हो सकता है, आपके फ्लडिंग स्ट्रेस हो सकता है, आपके ड्रोट स्ट्रेस होता है। तो उन सब स्ट्रेसों से निकालने का ट्राइकोडर्मा निकालने में सहायक है। और ये चीज़ें ऐसे लिख दी, मतलब मैंने नोट्स बना ली, ऐसे ही नहीं है, इनके एविडेंस है, रिसर्च पेपर है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उस रिसर्च पेपर का लिंक दे दूंगा, कुछ पेपरों का, आप उनसे पढ़ सकते हैं। रिसर्च हुआ बाकायदा इन पे कि ये जो एबायोटिक स्ट्रेस है, तभी आप देखना कुछ जो लोग जो जैविक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि साहब फलाने के पाला मार गया, धिकड़े के केमिकल वाले के पाला मार गया, हमारे पाला नहीं मारा, हमारे फ्रोस्ट इंजरी नहीं हुई, हमारे कम पानी था लेकिन हमारी फसल खराब नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि वहाँ बेनिफिशियल जो फंगस है, स्पेशली ट्राइकोडर्मा जैसी फंगस है। और मैं बता दूं, ट्राइकोडर्मा तो एक कुदरत का दी हुई सिर्फ एक चीज़ है जिसको हम पहचान पाए हैं। ऐसी पता नहीं कितनी सी बेनिफिशियल फंगस हैं, यदि हम ठीक से यदि हम खेती करें तो वो सब जिंदा हो सकती हैं और हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, यदि ऐसा नहीं है कि ये ट्राइकोडर्मा को बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये एक फंगस को कंट्रोल करता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा सिर्फ फंगस को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो ये डिजीज रेजिस्टेंस देता है, जिसमें इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, मतलब पौधे को ये पौधे की एक तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाता है ट्राइकोडर्मा। तो यदि चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस से हो, चाहे निमेटोड से हो, पौधा उससे कोप अप कर लेगा, उससे निकल जाएगा। तो ये आप चीज़ें हमने देखी कि पौधे का और ट्राइकोडर्मा का क्या रिलेशनशिप है, जिसको आज तक हमें नहीं बताया गया है। यानी वो पौधे की मोर्फोलॉजी, उसका जड़ तंत्र बढ़ाएगा, उसका पत्तियां बढ़ाएगा, उसका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाएगा, गैसें का एक्सचेंज ज़्यादा कर पाएगा, और न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन अच्छा कर पाएगा, सॉइल का पीएच बैलेंस करेगा, और रोगों से लड़ने की क्षमता, और एबायोटिक स्ट्रेस जिसमें आपका फ्रोस्ट हो गया, आपका हाई टेम्परेचर हो गया। गर्मियों में देख रहे हो गेहूं के क्या हालात होते हैं, मार्च के अंदर गेहूं आपका हरा दिखता है, एकदम से सूख जाता है। क्यों? उसको नीचे सिस्टम नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो हालात हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया और वो अपनी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमने मार दिए। तो ये पौधे के साथ इसका रिलेशन था। और दूसरा कि ट्राइकोडर्मा फंगस का पैथोजन के साथ में, जो पैथोजन यानी जो बीमारी क्योज करती है, उसके साथ में क्या क्या सोइल के अंदर रिएक्शंस होता है। तो ट्राइकोडर्मा पैथोजन को 3 तरीके से अफेक्ट करता है। एक करता है माइक्रो पैरासिटिज्म, एक करता है कंपटीशन से, एक करता है एंटीबायोसिस। माइक्रो पैरासिटिज्म पहले लेते हैं। माइक्रो पैरासिटिज्म का मतलब ये कि आपकी बीमारी पैदा करने वाली जो फफूंद है उसको, उसके ऊपर ये परजीवी होके उसको खत्म कर देता है। कैसे करता है? उसका एक सिस्टम। अच्छा, ट्राइकोडर्मा की जो स्पीसीज है वो 75 ऐसी स्पीसीज हैं जो आइडेंटिफाइड हैं और रिपोर्टेड हैं,
जो कि आपकी बीमारी पैदा करने वाली फफूंदों को मारती हैं। कौन कौन सी फफूंद, जैसे कुछ के नाम बता दूं जो बहुत मेजर प्रॉब्लम क्योज करती है और उनका इलाज नहीं है। हम महंगे फंजीसाइड भी इस्तेमाल करके उनका कंप्लीट इलाज नहीं है। ट्राइकोडर्मा कैसे कंप्लीट इलाज करता है इसकी बात करेंगे। जैसे राइजोक्टोनिया है, अल्टरनेरिया है, स्क्लेरोशियम है, फ्यूजेरियम है, पीथियम है, स्टीलेगो है, बोट्रेटिस है। ये सब फंगस और भी जितने भी आपकी बीमारी क्योज करने वाले फंगस हैं, वो सब फंगस ट्राइकोडर्मा की 75 ऐसी स्पीसीज हैं। हम तो 2 के नाम जानते हैं, सिर्फ ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। इसके अलावा 75 ऐसी रिपोर्टेड स्पीसीज जो कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं खरीद के लाओ, ये आपके खेत में मौजूद हैं, रिवाइव हो सकती हैं, वापस जिंदा हो सकती हैं यदि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ठीक रहें तो। ऐसा नहीं है कहीं खरीद के लानी, ये सिस्टम में है, सॉइल के अंदर ऑलरेडी हैं और ये हैं, ये ऐसी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, तभी जंगलों में वो जो पौधे लगे हुए हैं वो मस्त रहते हैं। भरी गर्मियों में भी वो फ्रूटिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, पानी बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब में वो मस्त रहते हैं। और उसका कारण है कि वहाँ की चीज़ को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। एनीवे, उस पर कभी और बात करेंगे। माइक्रोपैरासिटिज्म, ये फंगस को कैसे मारता है उसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। रोग फैलाने वाले फंगस को कैसे मारता है ट्राइकोडर्मा। सबसे पहले ये क्या करेगा कि एक बहुत अच्छा काम साइंटिस्ट ने किया है, जिलिंगर ने। उन्होंने कहा है कि ट्राइकोडर्मा की फंगस ये मतलब सेंस होता है ट्राइकोडर्मा में, वो पता करता है कि कहाँ वो रोग पैदा करने वाली फंगस है उसमें ट्राइकोडर्मा, और सेंस की वजह से सबसे पहले वो उस रोग पैदा करने वाली फंगस को ट्राइकोडर्मा आइडेंटिफाई करता है कि ये है साहब, तो उसकी तरफ में बढ़ता है, टारगेट करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। फिर जो आपकी ट्राइकोडर्मा का जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में, वो जो रोग फैलाने वाली फंगस है उसके लेक्टिन के साथ में बाइंड हो जाता है। तो और सबसे पहले उसको ऐसे जकड़ लेता है, जैसे अजगर जकड़ता है वैसे जकड़ लेता है उस फंगस को ट्राइकोडर्मा, और जकड़ने के बाद में अप्रेशोरिया डेवलप करता है। यानी जकड़ने के बाद में एक ऐसे सुई जैसा कुछ उसके अंदर, उस फंगस के अंदर ट्राइकोडर्मा की जो अपनी फफूंद है, मित्र फफूंद है, वो उस रोग पैदा करने वाली फफूंद के अंदर एक सुई जैसा ऐसा अप्रेशोरिया डेवलप करता है। अब ये सिर्फ मतलब बोलने की बातें नहीं है, ये सब चीज़ें रिपोर्टेड हैं। वो अप्रेशोरिया भी कैसे डेवलप करता है, ट्राइकोडर्मा की फंगस कुछ एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम, ऐसे एंजाइम वो डेवलप करती है जो उस फंगस की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसको ब्रेक कर सकता है। ऐसे एंजाइम्स ट्राइकोडर्मा की फंगस रिलीज करता है, जैसे पेक्टिनेज है, काइनेटेज है या ग्लूकानेज है, जो कि कोशिका भित्ति जिन चीज़ों से बनी है उनको काटने वाले एंजाइम ट्राइकोडर्मा की फंगस रिलीज करती है, और उसकी वजह से वो ट्राइकोडर्मा उस अगली जो फंगस, रोग पैदा करने वाली फंगस की कोशिका भित्ति को रप्चर करने में कामयाब हो पाती है और उसको रप्चर कर देती है और उसके अंदर घुस के उसको मार देती है, एक तरीका। लेकिन ये उस फंगस को मारने तक ही सीमित नहीं है। ट्राइकोडर्मा उस फंगस जो हमारे बीमारियां पैदा कर रही है, उस फंगस को ने जो एंजाइम सीक्रेट करे हैं, और उन एंजाइम्स की वजह से रोग पैदा करने वाली फंगस हमारे पौधे को सेल को पंक्चर करके घुस पाती है, उसमें सेंध कर पाती है, उन एंजाइम्स को भी मार देती है। ट्राइकोडर्मा उन एंजाइम्स को भी खत्म कर देती है, यानी कि उस फफूंद को ही नहीं मारा, उसके जो एंजाइम्स या उनकी जो बुराइयां छोड़ी हुई थी उनको भी वो खत्म करता है ट्राइकोडर्मा। तो एक तरीका हुआ माइक्रोपैरासिटिज्म की, कैसे ये फंगस को मारता है। दूसरा, जो रोग पैदा करने वाले जो रोग कारक जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके साथ में ट्राइकोडर्मा फंगस है जो वो कंपटीशन करती है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए करती है। कि ट्राइकोडर्मा जब तेजी से फैलता है तो ट्राइकोडर्मा वो न्यूट्रिएंट्स को अपने में ले लेता है और उन फंगस को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो एक तो वैसे मार रही है, दूसरा उनको भूखा मार रही है, वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं, वो कंपटीशन देती है स्पेस के लिए। पौधे की जड़ पे ट्राइकोडर्मा कहेगा नहीं भाई, मैं आके मैं चिपकूंगा, मैं पौधे का सहारा बनूंगा। और यदि ट्राइकोडर्मा नहीं होगा तो कौन आएगा? वो रोग पैदा करने वाली फंगस आपकी आएगी। तो वो स्पेस के लिए भी कंपटीशन करती है, स्पेस भी नहीं देती है उसको, उसके ऊपर पौधे के रूट के ऊपर वो ट्राइकोडर्मा अडर रहती है। इसके अलावा कुछ, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि
कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड ट्राइकोडर्मा रिलीज करता है, जैसे ग्लूकोनिक है, साइट्रिक है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो ये एसिड रिलीज करने की वजह से वहाँ का पीएच कम होता है, और पीएच कम होने की वजह से काफ़ी न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल हो पाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और इस पर बहुत काम हुआ है कि ट्राइकोडर्मा यदि आपके खेत में ठीक से है, तो आपके खेत में जो हम चिल्ला रहे हैं अभी कि लोहे की कमी है, एफई की कमी है, फेरस की कमी है आपकी ज़मीनों में, वो कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्राइकोडर्मा एफी चिलेटिंग एजेंट, यानी चिलेटिंग एजेंट पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। एफी चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, साइडेफोर्स जो उसको बोलते हैं, यानी कि चिलेटिंग एजेंट का मतलब आप ये समझें, जैसे ये आपका लोहा है, फेरस है, और ये चिलेटिंग एजेंट है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं। और जो ट्राइकोडर्मा साइडेफोर्स डेवलप करता है, चिलेटिंग एजेंट डेवलप करता है, वो सिर्फ इसको पकड़ने का काम नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे कि जो सॉइल के अंदर इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फेरस है, Fe3 फॉर्म में है, उसको पकड़ेगा, अपने अंदर रखेगा, पकड़ेगा कि उसको गलत संगत में नहीं जाने देगा। ऐसा नहीं कि उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में होने देगा, उसको पकड़ेगा और अपने अंदर पकड़े पकड़े ही उस Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करेगा, और Fe2 फॉर्म में प्लांट को वो दे देगा ले जाके, और दे देगा। ऐसे चिलेटिंग एजेंट में है, उस ट्राइकोडर्मा में, ट्राइकोडर्मा उस पौधे के साथ अटैच है, तो उसको यदि उसके जड़ के बिल्कुल पास में भी वो फेरस नहीं पड़ा, दूर पड़ा है, तो ट्राइकोडर्मा की फंगस उसको, ट्राइकोडर्मा के उस फंगस के नेटवर्क की वजह से उस पौधे को आपको अवेलेबल करा देगा। यानी एफी के जो साइडेफोर्स जो डेवलप करता है, इसका बहुत यूनिक अपना काम है। तीसरा, ट्राइकोडर्मा और फंगस पैथोजन का साथ में रिलेशनशिप जो होता है वो एंटीबायोसिस होता है। एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि ट्राइकोडर्मा ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से, और ऐसे 180 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिपोर्टेड हैं, आइसोलेट किए गए हैं ट्राइकोडर्मा से, जो कि आपके रोग पैदा करने वाले फंगस को, बैक्टीरिया को, वायरस, निमेटोड को मतलब कम करने में वो यूजफुल है। 180 ऐसे रिपोर्टेड हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें बताई नहीं गई। तो मैं इस पूरी बात को समराइज करूँगा कि ट्राइकोडर्मा कुदरत के जो तोहफे दिए हुए उनमें से एक हमने तोहफा के बारे में जाना कि कैसे ये पौधे को सहारा देता है, कैसे हमें रोग पैदा करने वाली फंगस को ये, या मतलब रोग कारकों को, पैथोजेंस को ये रिड्यूस करता है। और इसके अलावा भी ट्राइकोडर्मा के और बहुत यूज हैं, जैसे कि जो सॉइल के अंदर हैवी मेटल्स हैं, जैसे कैडमियम है, क्रोमियम है, उनको रिड्यूस करता है। बायो रिक्लेमेशन में आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। इसके अलावा और भी कई यूज़ हैं, उनके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। ऑलरेडी बहुत लंबा ये वीडियो हो गया है, पर मैं ये सीरीज़ बनाऊंगा, आगे भी बनाऊंगा। अब आगे वाली सीरीज़ों में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे ट्राइकोडर्मा को आपको मल्टीप्लाई करना है, कितनी मात्रा में, किस फॉर्म में आपको सॉइल के अंदर देना चाहिए, कैसे हम 2-5 किलो ट्राइकोडर्मा खरीदें और इसको मल्टीप्लाई करें और आपके खेत में दें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इन पे मतलब क्वेश्चन मार्क है कि हम 2-3 किलो 4 किलो जो पर हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा देते हैं, क्या उसमें कितनी मात्रा में ट्राइकोडर्मा है, किस क्वालिटी का है, वो फंगस है भी कि नहीं है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, किसान कैसे सस्ते में उसको खेत में डालें, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जो शुरुआत की है, आप इस जानकारी को खूब लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले यार इस ज़मीन में क्या क्या खजाना छुपा हुआ है और हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे क्या करें कि हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर कोई नहीं देगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को किसान को देने में किसी का फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा ना। तो इस वीडियो को खूब आप लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।